क्या ये मुमकिन है कि एक ऐसा दिमाग हो जो अपनी मेमोरी के हर भाग पर वर्तमान में कॉन्शियस फोकस करे, लेकिन वो उन अहम कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज को ये सोचकर छांट दे कि वो विकल्प किसी काम के नहीं है। मान लीजिए कि एक हॉकी खिलाड़ी को उस वक्त फैसले लेने पड़े जब वो सभी पलों को एक साथ देख सके, तो वो जो भी महसूस करेगा वो उसके लिए अब होगा। जिम को लगता है कि इस तरह का दिमाग कोई फैसला ही नहीं कर पाएगा और वो चॉइसेस के एक ब्रह्मांड को देखकर दंग रह जाएगा। हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य समय के फ्लो को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है और वो हमारे बायोलॉजिकल सर्वाइवल के लिए बेहतरीन तरीके से विकसित हुआ है। हमारे दिमाग ने समय का जो नैरेटिव बनाया है वो हमारे माहौल के लिए सबसे अच्छा है। लेकिन वर्तमान क्या है, इससे जुड़ी बाकी दूसरी धारणाएं क्या दूसरे माहौलों में ज्यादा बेहतर काम करेंगी? ये अपने आप में बड़ा उत्सुकता पैदा करने वाला सवाल है कि अगर दूसरे ग्रहों पर भी जीव हैं तो क्या वो भी समय को हमारी ही तरह ऑर्गेनाइज करते हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य में? हो सकता है दूसरी दुनियाओं में एलियन दिमागों ने समय को देखने के अपने अलग अलग तरीके ढूंढ लिए हों। हो सकता है कि उनके पास एक ही वक्त पर अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों की जानकारी होती हो। क्या अब हम भी कई अब को साथ में मैनेज करना सीख लेंगे? ये काम शायद हमारी सोच से ज्यादा आसान है। अगर हमें कहीं जाना हो तो हम पहला कदम उठाए बिना वहां तक नहीं पहुंच सकते। आसान लगता है ना? लेकिन एक नई रिसर्च से पता लगा है कि इसका उल्टा भी सही हो सकता है। हम जहां पहुंच रहे हैं वो उस रास्ते को प्रभावित कर सकता है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। सैंड्रू पपेस्क्यू इंग्लैंड की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। उन्होंने एक बड़ी चौंकाने वाली खोज की है। हमारा भविष्य शायद वापस लौटकर अपने अतीत के साथ खेलना है। सैंड्रू के दिमाग में यह बात उस वक्त आई थी जब वो अपने साथियों के साथ पिजन होल प्रिंसिपल नाम के एक फंडामेंटल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की जांच पड़ताल कर रहे थे। अगर मेरे पास कबूतर हो और उन्हें मुझे 2 पिंजरों में रखना हो तो जाहिर है मुझे एक पिंजरे में 2 कबूतर रखने होंगे। ये तो कॉमन सेंस है। 3 कबूतर 2 पिंजरों में तभी आ सकते हैं जब 2 कबूतरों को एक पिंजरे में रखा जाए। लेकिन अगर उन कबूतरों को एटम जितना छोटा बना दिया जाए तो वो भी क्वांटम मैकेनिक्स के अनोखे नियमों का पालन करेंगे और तब तीनों कबूतर 2 पिंजरे में आ जाएंगे और वो कभी एक जगह पर एक साथ नहीं रहेंगे। मैं ऐसे हालात बना सकता हूं जिसमें इस बात की पूरी गारंटी होगी कि 2 पार्टिकल कभी एक ही जगह पर साथ में नहीं मिलेंगे। ये चौंकाने वाली बात सिर्फ इस वजह से हो सकती है कि उन बेहद छोटे क्वांटम ऑब्जेक्ट्स की कोई डेफिनेट फिक्स्ड लोकेशन नहीं होती। क्वांटम पार्टिकल्स तो वैसे भी हमारी जानी पहचानी आम चीजों से बिल्कुल अलग व्यवहार करते हैं। मिसाल के तौर पर एक एटम एक ही वक्त पर 2 या 2 से ज्यादा जगहों पर हो सकता है। लेकिन जब सैंड्रू ने यह पता लगाना शुरू किया कि वो आखिर कैसे एक दूसरे के साथ किसी जगह पर एक साथ रहने से बचते हैं, तब उन्होंने देखा कि इसके अंजाम बड़े अनोखे होते हैं। भविष्य के बारे में मिलने वाली जानकारी समय में पीछे की ओर जाती है। सच तो ये है कि जब हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ काम करते हैं तब हमारे एक्सपेरिमेंट का नतीजा उसकी शुरुआत से नहीं तय होता। इससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि भविष्य का हमारे अतीत पर असर हो सकता है। सैंड्रू ने इन चौंकाने वाले हालात का पता लगाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक डायमंड के आकार के एपरेटस में 3 इलेक्ट्रॉन्स के बैच की बौछार की। उसमें 2 ट्रैक थे, एक बाईं ओर जा रहा था और दूसरा दाईं ओर, और वो एक फोक पर आकर एक दूसरे से मिल रहे थे। ये दोनों ट्रैक ही कबूतरों के 2 पिंजरे थे। सैंड्रू ने उन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से देखा, ये समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि वो तीनों टोपी पहने खिलौना कबूतर थे। हमारे पास 3 कबूतर हैं और उनके लिए 2 पिंजरे हैं। एक रास्ता बाईं ओर जाता है और दूसरा दाईं ओर। ऐसे में कम से कम 2 कबूतर तो एक ही जगह पर हो सकते हैं, मगर ये रास्ता बड़ा ही संकरा है, इसलिए इसके ऊपर 2 कबूतरों का होना भी भीड़ से कम नहीं होगा। भीड़ होगी तो फिर वो आपस में टकराएंगे भी। चूंकि ये दोनों कबूतर असल में क्वांटम पार्टिकल्स हैं, इसीलिए सैंड्रू ये नहीं सोच सकते कि वो दोनों ट्रैक पर ही जाएंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी चाल बिगड़ेगी और तब ये एक्सपेरिमेंट भी नाकाम हो जाएगा।
हम इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि हम इन पार्टिकल्स को छेड़े नहीं, और इसके लिए हम ये एक्सपेरिमेंट अंधेरे में कर रहे हैं। हालांकि सैंड्यू के पास ये पता लगाने का भी एक तरीका है कि कबूतर अपनी चाल में कोई बदलाव लाए बिना एक ही ट्रैक पर साथ में गए थे या नहीं। इसके लिए वो उनके बाहर आने का इंतजाम करेंगे, फिर देखेंगे कि उनमें से किसी की टोपी गिरी है या नहीं, क्योंकि टोपी गिरने का मतलब होगा टक्कर। जैसा कि क्वांटम वर्ल्ड की हर चीज के साथ होता है, इस एक्सपेरिमेंट का नतीजा भी हर बार बिल्कुल अलग आया। मैंने 3 पार्टिकल्स को बिल्कुल एक ही तरीके से फेंका था। कभी मुझे टोपी दिखती थी और कभी नहीं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का एक पहलू ऐसा भी था जो क्वांटम मैकेनिक्स के रैंडमनेस के नियमों के मुंह पर एक करारा तमाचा था। जब भी कबूतर साथ में एक तरफ से बाहर निकल रहे थे, तब सैंड्यू को हमेशा उनके सिर पर टोपी नजर आ रही थी। यह तो जाहिर है कि 2 कबूतर एक ट्रैक पर ही गए होंगे, लेकिन जाने किस जादू के जोर से वो टकराए नहीं। लेकिन जब सैंड्यू इन्हीं कबूतरों को उस फोक के पहले देखते हैं तो उन्हें कुछ अलग नजर आता है। कभी लगता है कि तीनों कबूतरों ने टोपी पहन रखी है, तो कभी लगता है कि उनमें से 2 ने अपनी टोपी गिरा दी है। जब मैं उन्हें फोक के पहले देखता हूं तो मुझे लगता है कि उसके पहले 2 घटनाएं हुई हो सकती हैं। या तो उनकी टोपी गिरी होगी या नहीं गिरी होगी। लेकिन जब मैं उन्हें उसके पार देखता हूं तो ऐसा लगता है कि उनमें से एक संभावना खत्म हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि उन कबूतरों को यहां या वहां देखने के मेरे फैसले से उनमें से पहले की एक संभावना खत्म कैसे हो जाती है। इसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये बात भले ही कितनी भी अजीब क्यों ना हो, असाधारण क्यों ना हो, पर इस बात की पूरी संभावना नजर आती है कि भविष्य हमारे अतीत पर असर डालता है। आपने भी ये बात सुनी होगी कि जिंदगी भी चॉकलेट के डिब्बे जैसी होती है। इतनी सारी संभावनाओं के बावजूद हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमें क्या मिलने वाला है। लेकिन शायद वो संभावनाएं उतनी भी नहीं होती जितना हम समझते हैं। भविष्य हमेशा अतीत को दोहराता है। आगे जो होने वाला है उन घटनाओं का असर अभी हो रही घटनाओं पर होता है। कम से कम सब एटॉमिक वर्ल्ड में तो हमें यही नजर आता है। लेकिन हम सभी एटम्स के बने हैं, यहां तक कि ब्रह्मांड भी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे ब्रह्मांड की अल्टीमेट डेस्टिनी का असर हमारे आज और अभी पर हो रहा हो? प्रोफेसर पॉल डेविस एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी में एक कॉस्मोलॉजिस्ट है। वो मानते हैं कि हमारे भविष्य में जो भी होता है वो समय में पीछे आता है और वर्तमान में होने वाली घटनाओं पर असर डालता है, और अभी जो हो रहा है वो असल में उन बातों को भुलाना है जो हमने शायद अतीत में की थी। मिसाल के तौर पर जब इनके स्टूडेंट क्लास में आ जाते हैं तो वो क्लास छोड़ने के अपने पुराने विकल्प को भूल जाते हैं। पॉल के स्टूडेंट मानते हैं कि अगर वो चाहते तो आज का लेक्चर छोड़ सकते थे, लेकिन पॉल मानते हैं कि उनके पास कभी ये विकल्प था ही नहीं। भविष्य में जो होने वाला है और अतीत में जो हो चुका है वो किसी तरह से जुड़ जाते हैं और उनसे वर्तमान को पता लग जाता है कि भविष्य में क्या होने वाला है और अभी क्या हो रहा है। और ये वो असर था जो अतीत में हुआ था। अपनी जानी पहचानी दुनिया में इस बात को लागू करने पर हमें भले ही बड़ा अजीब सा लगे, पर क्वांटम थियरी के मुताबिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स की दुनिया में तो बिल्कुल यही होता है। मगर सवाल ये उठता है कि क्या बड़े ऑब्जेक्ट्स पर भी क्वांटम थियरी लागू हो सकती है? क्वांटम मैकेनिक्स की खोज एटम्स, मॉलिक्यूल्स और दूसरी छोटी चीजों को देखते हुए की गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यह थियरी हर चीज पर लागू होती है? क्या साइज के पैमाने या मास की कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में कुछ ऐसा है जहां क्वांटम मैकेनिक्स नाकाम हो जाता है और वो भी वही पुराना जाना पहचाना मैकेनिक्स बन जाता है जो न्यूटन ने हमें दिया था? हालांकि ऑप्टिमिस्ट तो यही मानते हैं कि हम क्वांटम थियरी को हर चीज पर लागू कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड पर, और कहते हैं कि उसी की बदौलत ब्रह्मांड का जन्म हुआ, बिग बैंग हुआ। वैसे तो वो बड़ा ही रहस्यमय लगता है, लेकिन उसे एक क्वांटम इवेंट माना जा सकता है, क्योंकि क्वांटम इवेंट्स में अनसर्टेनिटी या इनडिटर्मिनिज्म की एक खूबी होती है। और तब क्वांटम थियरी के उस फ्रेमवर्क के अंदर ये बात भी कि ब्रह्मांड अचानक ही शून्य से पैदा हुआ था संभव लगने लगती है।